दोस्तों दुनिया के ऐसे कोई भी माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चे का भला ना सोचे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, बड़ा होकर अच्छा आदमी बने। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं ये अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है ना कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, बल्कि इसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाती है, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। दोस्तों आज की कहानी के अंदर वैसे तो एक परिवार बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आता है जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस परिवार के साथ में ये हो क्या गया। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। और इसी मथुरा के अंतर्गत एक थाना आता है, हाईवे थाना। और ये जो हाईवे थाना है, इसी हाईवे थाने के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है। और इसी कस्बे के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम होता है मुकेश कुमार। उम्र लगभग इनकी 32 साल के आसपास है। और मुकेश कुमार के अलावा इनके घर में इनकी पत्नी जिसका नाम होता है ममता, इसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास है। मुकेश और ममता का एक प्यारा सा नन्हा सा बेटा भी है जिसकी उम्र 5 साल के आसपास है। बात कर रहा हूं मैं 17 जुलाई की। 17 जुलाई को जो मुकेश होते हैं ये अपने घर से ऐसे ही घूमते हुए बाहर निकल जाते हैं। घर से पत्नी से ये कहकर जाते हैं कि मैं अभी जा रहा हूं और बहुत जल्द लौट आऊंगा। पत्नी इंतजार करती रहती है, थोड़ा जो अपना कामकाज था वो कामकाज करती है। लेकिन उसके बाद में जब काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, ममता ये परेशान होती है कि आखिरकार उसके पति कहाँ गए। उसके बाद में वो अपने पति मुकेश का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। जाहिर सी बात है कि अगर पति नहीं आएगा तो मोबाइल नंबर ट्राई किया जाएगा। लेकिन जब मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है तो ममता की किस्मत कहें या फिर कुछ और, जो मोबाइल नंबर था उसके पति का वो स्विच ऑफ बताता है। अब ममता थोड़ा और इंतज़ार करती है कि शायद आ जाएं, लेकिन समय इतना ज़्यादा गुजर जाता है कि ममता की परेशानी, उसकी बेचैनी लगातार बढ़ने लगती है। इसलिए ये अपने पति को अब घर से बाहर निकलकर ढूंढना शुरू करती है। सबसे पहले उन जगहों पर जाती है जहां पर उसके पति अक्सर जाया करते थे, लेकिन वहां पर भी कुछ पता नहीं है। फिर ममता उन लोगों से पूछताछ करती है जिन लोगों से उसके पति की थोड़ी करीबी, थोड़ी दोस्ती थी, लेकिन वहां पर भी उसके पति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ममता थक हार जाती है। उसके बाद में वो अपने ससुराल वालों को इस बात की खबर करती है कि उसके जो पति मुकेश हैं वो घर से लापता हो गए। दरअसल जो मुकेश है ये इसी मथुरा के नौफिल इलाके का रहने वाला था, जिसमें उसके परिवार में उनकी माँ राजकुमारी और उनके 2 भाई थे। पहले भाई का नाम था सोनू, जो कि दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे। दूसरे भाई का नाम था सुभाष, जो गांव में ही अपनी एक दुकान चलाया करते थे, खुद का बिजनेस किया करते थे। तो जब सोनू को यह पता चलता है कि उसका भाई मुकेश अचानक से घर से कहीं चला गया है और उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही है, तो सोनू तुरंत अपने भाई के घर पे पहुंचता है। लेकिन जब वो अपने भाई के घर पे पहुंचता है तो वहां पर उसकी पत्नी ममता मौजूद होती है। सबसे पहले सोनू ममता से पूछताछ करता है कि क्या कुछ हुआ, कैसे चले गए। ममता वही सारी बातें बताती है। उसके बाद में सोनू ममता से कहता है कि हमें इस मामले में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पुलिस थाने जाना चाहिए और मेरा जो भाई है, तुम्हारा जो पति है मुकेश, उसकी मिसिंग कंप्लेंट हम लोगों को पुलिस थाने के अंदर दर्ज करानी चाहिए। अब मुकेश की पत्नी ममता जब अपने जेठ सोनू के मुंह से ये पुलिस थाने में जाने की बात सुनती है तो ममता अपने जेठ को समझाते हुए कहती है कि हो सकता है कि उसके पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हों और उसके बाद में वहीं फंस गए हों, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो या फिर ख़राब हो गया हो। तो फ़ोन आज नहीं तो कल स्विच ऑन हो ही जाएगा और उसके पति घर भी लौट आएंगे। तो ऐसे में हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम अगर पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे तो फिर पुलिस के मामले में उलझना भी, काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी हमें इंतज़ार करें। यानी ममता किसी तरीके से अपने जेठ सोनू को अपनी बातों में ले लेती है। उसके बाद में जो सोनू होता है वो ममता से कहता है कि चलो ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ घर पे, लेकिन जो भी अपडेट होगी तो मुझे देते रहना। उसके बाद में सोनू अपने घर चला जाता है। इधर जो ममता थी ये अपने घर ही रहती है और ऐसा करते करते तकरीबन 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। लेकिन 3 सप्ताह तक ना तो मुकेश घर आता है और ना एक बार भी उसका मोबाइल नंबर ऑन होता है। इसलिए 8 अगस्त को जो ममता होती है ये पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अपने पति मुकेश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है।
लेकिन मिसिंग कंप्लेंट तो ये दर्ज करा देती है, लेकिन उसके बाद से ना कभी ये थाने पहुंचती है ताकि पुलिस से ये पूछ सके कि उसके पति को ढूंढा या फिर नहीं ढूंढा, और ना इस बारे में किसी को कोई खबर देती है। हालांकि पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी तो पुलिस का फर्ज बन रहा था कि उस व्यक्ति को ढूंढा जाए, मुकेश को, इसलिए पुलिस ढूंढ रही थी। तो 3 दिन के बाद में पुलिस जब मुकेश के बारे में और थोड़ी जानकारी जुटाने के लिए ममता के एड्रेस पर पहुंचती है जो उसने पुलिस थाने में लिखवाया था, तो वहां पर जाकर पुलिस को पता चलता है कि ममता के घर पर तो ताला पड़ा हुआ है। अब पुलिस वापस आ जाती है। इसके बारे में अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ममता और उसका 5 साल का बच्चा कहाँ गया। लिहाजा पुलिस वाले ना चाहते हुए भी जो ममता का ससुराल था यानी मुकेश के भाई सोनू से कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में सोनू को पुलिस थाने बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, खासकर ममता और उसके बेटे के बारे में, क्योंकि पुलिस वाले ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है कि ममता अपने बेटे को लेकर ससुराल चली गई हो। लेकिन जब सोनू से पूछताछ की जाती है ममता के बारे में तो सोनू कहता है कि साहब ममता तो यहाँ पर नहीं आई है। अब उसके बाद में पुलिस वाले थोड़ी सी और इधर उधर की पूछताछ करते हैं, भाई मुकेश के बारे में पूछते हैं। लेकिन जो सोनू होता है वो कहता है कि साहब मेरा भाई मुकेश कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि मुझे पूरा शक ही नहीं बल्कि इस बात का यकीन है कि उसकी पत्नी ममता ने ही मेरे भाई मुकेश के साथ में कुछ ना कुछ गलत किया है। हो सकता है कि उसने मेरे भाई की हत्या कर दी हो। अच्छा, पुलिस को भी सोनू की बातों में थोड़ा सा दम दिखाई पड़ता है, क्योंकि ना तो ममता कभी पुलिस थाने लौट के आई थी, उसने ना पूछताछ की थी पुलिस से कि उसके पति को ढूंढा या फिर नहीं ढूंढा। आमतौर पे किसी महिला का पति अगर गुम हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होगी, अपने पति को ढूंढेगी भी, चिंता भी जताएगी। लेकिन जब पुलिस को इस बात में अब यकीन होने लगता है कि हो सकता है कि ममता ही इस पूरे केस में शामिल हो, तो इसलिए पुलिस वाले अब ममता की जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। क्योंकि पुलिस वाले पहले मुकेश को तो ढूंढ ही रहे थे, लेकिन जब ममता की जानकारी जुटाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ममता जिस घर में किराए पर रहा करती थी उसके मकान मालिक के पास पहुंचते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद में ममता के बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि ममता ने तो उसका मकान खाली कर दिया है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ममता के बारे में कोई जानकारी है तो बताओ। तो जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि साहब मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पास ही में एक जगह है, वहीं पर ममता एक किराए का कमरा लेकर रह रही है। लिहाजा पुलिस वाले वो सारा एड्रेस उस मकान मालिक से लिखवा लेते हैं। और उसके बाद में 13 सितंबर पुलिस वाले जो थे वो ममता के उस मकान पर छापा मारते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो ममता के साथ में एक और व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होता है। उस व्यक्ति का नाम पता किया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम पंकज है। पंकज जो कि मूलतः राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, अब ममता के साथ ही रह रहा है, तो पुलिस वाले पंकज को भी उठा लेते हैं। पंकज को और ममता को पुलिस थाने लेके आते हैं और लाने के बाद में अब यहाँ पर इन दोनों से पूछताछ करते हैं। लेकिन न जाने क्यों इस बार ममता पुलिस के सवालों के आगे थोड़ी घबराई थी। उसके सवाल उतने सीधे नहीं थे जितने उस दिन थे जिस दिन वो कंप्लेंट दर्ज कराने आई थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस को ममता के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई पड़ रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब देरी नहीं करते हैं और ममता और उस पंकज से पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर में ही समझ जाते हैं पुलिस वाले कि ममता सरासर झूठ बोल रही है। इसलिए पुलिस वाले अब ममता के ऊपर सख्ती दिखाते हैं, और जब ममता के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो आखिरकार ममता पुलिस के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में अपना जुर्म कबूल करती है और कहती है कि साहब मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही ये बात ममता पुलिस के सामने कहती है तो पुलिस पूछती है क्या हुआ तुम्हारे पति को। तो ममता कहती है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये बात ममता पुलिस को बताती है, यकीन मानिए दोस्तों कुछ देर तक तो पुलिस वाले ममता के चेहरे को ही देखते रहते हैं कि आखिरकार ये क्या बोल रही है। लेकिन जब ममता पूरी कहानी सुनाती है, उसे सुनने के बाद में वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति न कि हैरान होता है बल्कि परेशान भी होता है कि आज का ये दौर आखिर कितना और गिरेगा। दरअसल ममता जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से इस कहानी की शुरुआत होती है काफ़ी समय पहले से। दरअसल जब मुकेश अपनी जवानी के दिनों में आता है, क्योंकि उससे पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी, अब जवानी के दिनों में आता है तो माँ बहुत लाड़ पाड़ से मुकेश को पाल रही थी, सबसे छोटा भी था। इसीलिए जो मुकेश होता है ये सही से पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, एक तरीके से गलत दोस्तों में फिरता है, जिस वजह से पढ़ाई लिखाई पर इसका ध्यान होता नहीं है। उधर जो एक भाई सुभाष था ये गांव के अंदर अपनी दुकान चला रहा था,
और जो बड़ा भाई सोनू था ये दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहा था। तो जो माँ राजकुमारी होती है वो मुकेश से कहती है कि तुम भी दिल्ली जाओ और वहाँ पर कुछ कामकाज देख लो। लेकिन जो मुकेश होता है ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं नौकरी करना चाहता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुद की अपनी जागरण मंडी चलाना चाहता हूँ, जिससे मैं कम समय में ज़्यादा पैसा भी कमा सकता हूँ। हालांकि मुकेश की इस बात को माँ जो होती है मान जाती है, कहती है ठीक है जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन कम से कम काम करो। उसके बाद जागरण मंडी के लिए जो कुछ भी सामान चाहिए था वो मुकेश को दिलाया जाता है। उसके बाद में बाकायदा मुकेश एक टीम भी हायर करता है, जिसमें कुछ लड़कियां वगैरह भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं। और धीरे धीरे इसका जो काम होता है ये कुछ इस तरीके से ट्रैक पर आता है कि मुकेश कम समय में अच्छा पैसा भी कमाने लगता है। मुकेश की माँ मुकेश के भाइयों को भी लगता है कि मुकेश का ये जागरण मंडी खोलने का जो फैसला था ये बिल्कुल सही था। उसके बाद में वक्त धीरे धीरे गुजरता है और इसी बीच में इसकी मुलाकात होती है इसी ममता से। ममता जो कि एक बेहतर गायिका थी और देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। इसलिए मुकेश ममता से बातचीत करता है, कहता है कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। उसके बाद में ममता तैयार हो जाती है। अब मुकेश के ग्रुप में वो आ चुकी थी। धीरे धीरे सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश और ममता के बीच में नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थीं और इस बारे में इन दोनों को कानो कान खबर नहीं थी। इन दोनों के दिल कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। ना कि मोहब्बत करते हैं, बल्कि कुछ ही समय में ये दोनों एक दूसरे को कुछ इस कदर जानने लगते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे के साथ तमाम जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं और ये दोनों शादी करने का प्लान कर लेते हैं। अब मुकेश और ममता ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला तो कर चुके थे, लेकिन इस बारे में घर वालों की सहमति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसलिए ममता जो थी वो अपने घर वालों से इस बारे में बात करती है। ममता के परिवार में ममता की माँ की मौत हो चुकी थी और ममता के दो भाई थे जिन दोनों की शादी हो चुकी थी और जो दोनों अलग अलग रहा करते थे। ममता जो थी ये अपने पिता अनिल के साथ रहा करती थी और जागरण मंडी में काम किया करती थी। जो कुछ पैसे मिलते थे उन्हीं से खर्चा वगैरह हुआ करता था। तो ममता जब अपने पिता अनिल से इस बारे में बात करती है तो जो अनिल होते हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए सहमति जता देते हैं। ममता खुश हो जाती है, वो इस बारे में मुकेश को बताती है। लिहाजा मुकेश जो होता है इस बारे में अपनी माँ राजकुमारी से बात करता है। लेकिन जब राजकुमारी से इस बारे में बात करता है तो जो रोज राजकुमारी होती हैं वो अपने बेटी की शादी के लिए इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि जागरण मंडी में काम करने वाली लड़की को मैं अपने घर की दुल्हन कभी नहीं बनाऊंगी। लिहाजा उसके बाद में मुकेश परेशान हो जाता है। अब वो ममता को ये बात कैसे बताए, लेकिन वो फैसला करता है कि वो ममता से शादी ज़रूर करेगा। उसके बाद में मुकेश ममता को लेता है। उसके बाद में उससे जाकर कोर्ट मैरिज करता है और उसके बाद में वापस उसको उसके पिता के घर छोड़ देता है। थोड़े समय तक वो अपने घर आकर रहता है। उसके बाद में अपनी माँ से कहता है कि जागरण मंडी का जो काम है ये उतना अच्छा भी नहीं चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को बंद कर दूँ और कहीं पर जाकर नौकरी देख लूँ। अब माँ बाकी के परिवार वाले क्या कह सकते हैं, वो तो यही कह सकते हैं कि चलो ठीक है काम नहीं चल रहा है तो इसको बंद करो, नौकरी कर लो। लिहाजा ऐसा ही होता है, मुकेश काम बंद करता है। उसके बाद में मथुरा पहुंच जाता है, अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है। हालांकि घर वालों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। घर वाले तो सोच रहे हैं मुकेश नौकरी करने के लिए गया हुआ है। मुकेश अपनी पत्नी ममता को अपने साथ लेता है और मथुरा के ही हाईवे थाने में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, उसी कस्बे के अंदर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। छोटा मोटा जो कुछ कामकाज मिला करता था वही कामकाज कर लिया करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और 2 साल का लंबा समय गुजर जाता है। हालांकि इन 2 सालों में मुकेश कभी कभी अपने घर भी आ जाया करता था और इसी बीच में मुकेश और ममता को एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है और इस बात की सूचना धीरे धीरे मुकेश के घर वालों को भी चल जाती है। हालांकि मुकेश के घर वाले इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं थे और जब वो ये बात सुनते हैं कि मुकेश ने शादी कर ली है तो वो और ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं। वो मुकेश को अपने घर में एंट्री तक बंद कर देते हैं। अब उसके बाद में मुकेश अपनी पत्नी जिसका नाम ममता था और जो बच्चा था उसी के साथ रह रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन जो जागरण मंडी ख़त्म की थी, जो कुछ पैसा इसके पास सेविंग में था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब जब पैसा ख़त्म होता है, 3 लोगों की जिम्मेदारी, मकान का किराया, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ती है। जब परेशानी बढ़ती है तो ममता और मुकेश इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। धीरे धीरे झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि आए दिन अब ये झगड़ा जो था इन दोनों के बीच आम हो चुका था। ममता को भी एहसास हो चुका था
कि उसने जल्दबाजी में मुकेश से शादी कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसके बच्चे और उसकी परवरिश कैसे हो पाएगी। लिहाजा ममता अपने पति मुकेश से ये कहती है कि तुम जागरण मंडी का काम बंद ही कर चुके हो तो बेहतर यही होगा कहीं पर जाकर कोई नौकरी कर लो। मुकेश भी अपनी पत्नी की बात मानता है क्योंकि घर को चलाना है तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा ये अपने बड़े भाई सोनू से कांटेक्ट करता है और उसके बाद दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद में इसका जो भाई होता है वो इसको एक कंपनी में 10,000 रुपये महीना की नौकरी दिला देता है। अब मुकेश उस नौकरी को ज्वाइन तो कर लेता है, थोड़े दिनों तक तो पैसे भेजता, पत्नी गुजारा करती, लेकिन अब पत्नी और बच्चे वहाँ हैं, मुकेश यहाँ है, तो ज़िंदगी एक तरीके से आधी अधूरी है। जब धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता है और थोड़े पैसे आते हैं, जीवन पटरी पे आता है, तो मुकेश फैसला करता है कि ममता और अपने बच्चे को ही दिल्ली बुला लेता हूँ। उसके बाद में वो ऐसा ही करता है। लेकिन जो 10,000 रुपये महीना वो कमाया करता था, उस 10,000 रुपये से पूरे परिवार का खर्चा दिल्ली जैसे शहर में उठाना ये बड़ा मुश्किल था। लिहाजा 5-6 महीने तक तो ये फैमिली दिल्ली के अंदर सर्वाइव कर पाती है। उसके बाद में मुकेश फैसला करता है कि यार वापस से मथुरा चलते हैं। उसके बाद में ये अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेता है और मथुरा आ जाता है। लेकिन मथुरा आता है तो यहाँ पर आकर फिर वही किल्लत। अब जो ममता होती है, ये ममता कहती है कि तुम अपनी जागरण मंडी का काम भी बंद कर चुके हो, जो नौकरी थी वो भी छोड़ चुके हो, तो बेहतर यही होगा कि मैं चूँकि काम किया करती थी पहले, तो मैं किसी ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेती हूँ जिससे कम से कम परिवार में कुछ पैसे तो आएंगे। अब दोस्तों मुकेश अपनी पत्नी ममता के मुंह से ये बातें सुनता है। थोड़ी देर तक तो सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ पैसे तो आएंगे। इसलिए जो मुकेश होता है ये अपनी पत्नी ममता को इजाज़त दे देता है। उसके बाद में ममता ट्राई करती है और आखिरकार एक मंडली उसको मिल जाती है, जिस मंडली को चलाता था पंकज। पंकज जो कि मूलतः राजस्थान का रहने वाला था, भरतपुर का। अब वो जो मंडली थी अच्छा पैसा कमा रही थी। अब ममता भी उसी मंडली में काम करने लगती है, थोड़े बहुत पैसे आते हैं, परिवार का खर्चा चलता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। लेकिन कहीं ना कहीं ममता जो थी ये पंकज के बारे में बहुत बारीकी से जानकारियाँ जुटाना शुरू करती है। तो ममता को पता चलता है कि पंकज को इस मंडली से अच्छी आमदनी है। साथ के साथ ममता को ये भी पता चलता है कि पंकज जिस परिवार से आता है उस परिवार का अपना कोई पुरखों वाला बिजनेस भी है, जिस बिजनेस से ये परिवार अच्छा पैसा कमाता है। साथ के साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी है। यानी ममता ये जान चुकी थी पंकज जो है ये भरे पूरे परिवार से है। लिहाजा ममता अब पंकज के ऊपर डोरे डालना शुरू करती है। ममता पंकज के ऊपर डोरे डालना तो शुरू करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंकज था ये भी ममता की मोहब्बत में कुछ इस कदर गिरफ्तार होता है कि ममता की उन डोरों में खिंचा चला आता है। अब इन दोनों के बीच में जब नज़दीकियाँ बनती हैं तो अवैध संबंधों का सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर इस कदर कुछ बढ़ता है कि अब ये दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए मुश्किल ये थी कि आखिरकार ममता के शादीशुदा होते हुए भी ये शादी कैसे की जा सकती है, जबकि ममता का एक पति और एक बच्चा भी है। लिहाजा उसके बाद में ममता अपने पति के अलावा एक बात भी उनसे शेयर नहीं करती है और उसके बाद में सीधा सीधा अपने पिता अनिल से इस बारे में बात करती है। अनिल से कहती है कि एक लड़का है, पंकज उसका नाम है, राजस्थान का रहने वाला है, एक मंडली चलाता है और मुझसे शादी करना चाहता है। इधर जो पंकज है इसके पास में न पैसा है न कौड़ी है, उल्टा मेरे ही पैसों पर वो पल रहा है। तो जो अनिल होता है ये अपनी बेटी को पंकज से शादी करने के लिए इजाज़त दे देता है, क्योंकि अनिल भी ममता के ही पैसों पर पल रहा था। उसके बाद में जब इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद में फैसला ये तीनों लोग मिलकर करते हैं कि क्यों ना पंकज को रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि पंकज के जीते जी हम लोग कभी भी मुकेश के जीते हुए कभी भी ममता की शादी पंकज से नहीं कराई जा सकती। तो इसलिए ये लोग मुकेश को इस रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग कत्ल की प्लानिंग तो कर चुके थे, लेकिन कत्ल कैसे करना है इसके बारे में इन्हें अभी सोचना था। लिहाजा ममता के पिता अनिल और पंकज ये तीनों लोग मिलकर मुकेश के कत्ल की प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद जो पंकज था ये अपने एक दोस्त भरत को भी अपने साथ मिला लेता है। उसके बाद 17 जुलाई साल 2025 की ये बात है। 17 जुलाई को ये कॉल करता है और कॉल करने के बाद में मुकेश से कहता है कि दरअसल तुम्हारी पत्नी ममता को एक प्रोग्राम में लेकर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ उस प्रोग्राम में चलो और अपने ससुर को भी अपने साथ ले आना। अच्छा प्रोग्राम है, थोड़ी सी इसी बहाने घूम फिरना भी हो जाएगा। लिहाजा जो मुकेश होता है ये अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने ससुर के साथ सीधा आगरा पहुँच जाता है। अब आगरा पहुँचने के बाद में ये वहाँ से निकलता है राजस्थान के लिए।
जो एड्रेस बताया गया था, राजस्थान पहुंचता है। वहाँ पर इन्हें पंकज मिलता है भरत के साथ। इन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाता है। उसके बाद ये लोग एक रास्ते में एक शराब की दुकान होती है, वहाँ से शराब खरीदते हैं और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर ये लोग शराब पीते हैं। लेकिन मुकेश को बहुत ज़्यादा तादाद में शराब पिलाई जाती है। उसके बाद में ये लोग गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं। मुकेश अभी अनजान है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कुछ प्लानिंग है या कुछ है। अभी तक मुकेश को कुछ खबर नहीं है। लिहाजा जैसे ही एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं तो ममता के पिता अनिल और पंकज का दोस्त जीतू, ये तीनों लोग मिलकर, चारों लोग मुकेश का कत्ल कर देते हैं। गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं और वहाँ से खदौली होते हुए आगरा के लिए वापस निकलते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग खदौली पहुँचते हैं, खदौली में ही इन्हें एक सुनसान जगह मिल जाती है और उसी जगह पर ये डेड बॉडी को फेंक देते हैं। और जो पंकज था वापस से मुकेश की पत्नी ममता और उसके जो ममता के पिता थे अनिल, इनको वापस से घर छोड़ता है और प्लान बनाता है कि पहले तुम अपने पति को इधर उधर ढूंढना, उसके बाद उसके घर वालों को कांटेक्ट करना, उन्हें बता देना और उसके बाद एक झुटमुट की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराना। और ममता ऐसा ही करती है, पहले अपने पति को ढूंढती है, उसके बाद अपने जेठ सोनू को खबर करती है कि उसके पति कहीं गायब हो चुके हैं। और उसके बाद जो सोनू है, सोनू को जब ये पता चलता है तो तुरंत वो ममता से आके मुलाकात करता है। लेकिन ममता को ये नहीं पता था कि सोनू इतना फास्ट एक्शन लेगा। ममता सोच रही थी कि सोनू सुनेगा, 8-10 दिन इसमें गुजार देगा, पूछताछ करेगा। लेकिन सोनू अगले दिन ही ममता से मुलाकात करता है। उसके बाद पुलिस थाने जाने के लिए बोलता है तो ममता इनकार कर देती है। ममता कहती है कि हो सकता है कि उसके पति कहीं चले गए हों और बेफालतू में हम लोग पुलिस में जाकर खाली पैसा खर्च करेंगे। सोनू को समझा बुझाकर ये घर तो भेज देती है। लेकिन जैसे ही 3 सप्ताह का समय गुजरता है, ममता पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा आती है और उसके बाद में ये इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, इसको ऐसा लगता है कि उसका प्लान बिखरने वाला है। इसलिए ये घर छोड़ती है और टुंडला में जाकर एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पर पंकज को भी बुला लेती है और वहीं पर ये उस किराए के कमरे में रहने लग जाती है। पुलिस उसी किराए के कमरे से ममता और उसके प्रेमी पंकज को अरेस्ट करती है, पुलिस थाने लेके आती है और इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक ऐसी लड़की जिसको जो मुकेश है, उसकी माँ ने कभी भी स्वीकार करने की बात नहीं कही थी क्योंकि उनकी सोसाइटी अच्छी नहीं थी। और यही कुछ हुआ, क्योंकि सोसाइटी अगर अच्छी होती तो ममता के पिता अनिल कभी भी ममता के इस काम में उसका साथ ना देते। बहरहाल आप लोग जो भी सोचते हो इस कहानी के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी को एंड करूँ, आप लोगों से एक माफ़ी भी चाहता हूँ कि इस समय जो वीडियोस हैं ये प्रॉपर रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं और उसके पीछे रीज़न मैं आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूँ कि जो मेरे एक कज़िन ब्रदर हैं वो गांव में प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो मुझे अपने कामकाज में बुलाते हैं, वोट मांगने होते हैं। प्रधानी का इलेक्शन तुम्हें पता ही कैसा होता है, तो उनके उस कामकाज में साथ देना पड़ रहा है। नहीं जाएंगे तो फिर वो बुरा भी मान सकते हैं, तो इसलिए रिश्तेदारों की भी अहमियत करनी चाहिए। तो अभी थोड़ा समय और लग सकता है, मुश्किल से 1 महीना, उसके बाद में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और वीडियो आप लोग को उसी रिदम में मिला करेगी। तो मैं मिलता हूँ कल के दिन आप लोगों से। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।